तीनों बच्चे अब कमरे में मौजूद थे। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनके मन में इस वक्त कुछ चल रहा था। काफी देर तक खामोशी छाई रही। तब रिया ने अचानक से अलेक्जेंडर और आर्यन की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? तुम लोग अचानक से इस तरह चुप क्यों हो गए? हमें अब गुलेरिया हाउस जाना है, पता है ना? हमने आधा पड़ाव पार कर लिया है। अब हमें जल्दी से गुलेरिया हाउस जाकर बूढ़े बाबा से मिलना है और उनसे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगना है। तभी अलेक्जेंडर ने भी जवाब दिया, हाँ रिया जानता हूँ, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा है। अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी लग रही है। जैसे ही अलेक्जेंडर इतना कहकर चुप हुआ, आर्यन ने भी तपाक से कहा, हाँ अलेक्जेंडर, मेरे साथ भी यही हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं क्या वो ठीक है? क्योंकि पिछली बार जब रिया के प्लान के मुताबिक हम लोग गुलेरिया हाउस जा रहे थे, उस वक्त मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ था, मगर पता नहीं इस बार बहुत ही अजीब लग रहा है। रिया ने दोनों की तरफ देखकर कहा, देखो तुम लोग बहुत ही ज्यादा घबरा रहे हो। और तो और पिछली बार हमें डैड ने पकड़ लिया था, इसलिए ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है। और ऐसा तुम दोनों के साथ ही नहीं, मेरे साथ भी हो रहा है। मगर हमें गुलेरिया हाउस जाना ही होगा और ये सही वक्त है। और तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड अंकल हैं, अगर कुछ हुआ तो वो संभाल लेंगे। इसलिए हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। हमें बिना वक्त बर्बाद किए बाहर जाकर गुलेरिया हाउस के लिए निकलना होगा। देखा नहीं तुमने, चीफ सिक्योरिटी अंकल ने भी ये कह दिया कि वो अपने आदमियों को संभाल लेंगे, तो इसीलिए वो पूरी तरह से रेडी हैं। अब हमें रेडी होकर बाहर जाना है। रिया की पूरी बात सुनने के बाद अलेक्जेंडर ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने अंदर हिम्मत भरते हुए बोला, रिया तुमने सही कहा, हमें अब जब ये मौका मिल ही गया है तो फिर इस मौके को गंवाना नहीं है। डैड और मॉम घर वापस आए, इससे पहले हमें गुलेरिया हाउस जाकर बूढ़े बाबा से मिलकर वापस आना है। इतना कहने के साथ ही अलेक्जेंडर रिया और आर्यन को कुछ कुछ बताने लगा। इस वक्त तीनों कुछ कुछ सामान अपने साथ रख रहे थे ताकि उन्हें अगर किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो वो आराम से किसी भी तरह की मुसीबत का सामना कर सकें। हालांकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनके साथ चीफ सिक्योरिटी गार्ड जा रहा है, जो कि अकेला ही काफी था किसी भी खतरे से टकराने के लिए। रोहित अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करता था, इसी कारण तो उसे चीफ बनाया गया था और तीनों बच्चों को भी उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर भरोसा था। थोड़ी ही देर में तीनों बच्चे रेडी होकर प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकल आए। जैसे ही तीनों बाहर निकले, उन्होंने देखा कि प्रेसिडेंशियल स्वीट के आसपास कहीं पर भी कोई भी गार्ड नहीं है। सारे लोग पता नहीं कहाँ गए थे। यही सवाल उन तीनों के भी मन में चल रहा था। वो सवाल अभी एक दूसरे से पूछते, इतने में वहां पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आया। उसने तीनों बच्चों की तरफ देखकर कहा, आप लोग रेडी हैं? हम जाने के लिए तैयार हैं। गाड़ी नीचे लग चुकी है। हम इधर होटल के पीछे वाले रास्ते से जाएंगे ताकि आगे मेन एंट्रेंस पर कोई देख ना सके। और तो और मैंने अपने आदमियों को ये कह रखा है कि मैं आप तीनों को बाहर लेकर जा रहा हूँ मेले में, तो इसलिए हम लोग जब लौट कर होटल आए उस वक्त कोई भी आपसे जब सवाल पूछे तो आप लोग यही कहना कि आप मेले में गए थे। और तो और मैंने अपने एक आदमी से ये कह दिया है कि वो जाकर मेले से कुछ ऐसी चीजें खरीद ले आए जिससे ये पता चल जाए कि हम सच में मेले ही गए थे। इसलिए जब आपके मम्मी और डैडी भी घर आ जाएं, उस वक्त आप वो सामान अपने मम्मी डैडी को दिखा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आप सच में मेले ही गए थे। तब उनको आप पर शक नहीं होगा। चीफ सिक्योरिटी गार्ड ने जब ये पूरी बात बताई तो तीनों बच्चे खुश हो गए। उन्हें अब यही लगने लगा कि कहीं ना कहीं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपनी तरफ से काम कर दिया था। इस कारण से तीनों ने थम्स अप का इशारा किया और फिर वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ पिछले रास्ते से होटल से नीचे आ गए। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक काली गाड़ी लगी हुई थी। उस गाड़ी की ओर बढ़ते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, हमें जल्द से जल्द वहां जाना है और जल्द से जल्द वापस आना है। रिया और आर्यन, तुम लोगों ने टॉर्च रख लिया ना? वहां जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम मोबाइल के भरोसे नहीं रह सकते। ये सुनते ही दोनों भाई बहन ने हाँ में सिर हिलाया। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तीनों बच्चे जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। अब वो तेजी से गुलेरिया हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। एक तरफ बच्चे जहां गुलेरिया हाउस की तरफ बढ़ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रोहित अपने आप में चिढ़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो बार बार खुद को ही यही कहते हुए कोस रहा था कि जब अनिका और बच्चे उसे फोन कर रहे थे उस वक्त उसने फोन रिसीव क्यों नहीं किया। अगर उस वक्त रोहित ने फोन रिसीव किया होता तो अभी ऐसी परेशानी नहीं होती। वहीं इंस्पेक्टर गेरीवाल जीप में बैठे हुए थे और ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि 5-10 मिनट हो गए हैं मगर रोहित अभी तक गाड़ी के अंदर नहीं बैठा तो इंस्पेक्टर गेरीवाल गाड़ी से उतरे। तभी उन्होंने देखा कि सामने रोहित खड़ा यहाँ वहाँ टहल रहा है। वो रोहित के पास गए और कहा, क्या हुआ साहब, आप काफी परेशान लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? तभी रोहित ने इंस्पेक्टर गेरीवाल की तरफ देखकर कहा, मेरा फोन ना तो बच्चे उठा रहे हैं और ना ही अनिका उठा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या। तभी इंस्पेक्टर गेरीवाल ने रोहित की तरफ देखकर कहा, देखिए साहब, मैं आपके मामले में पढ़ना तो नहीं चाहता और ना ही मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मगर अब बात ऐसी हो गई है कि मुझे कुछ ना कुछ तो कहना होगा। और इस वक्त मेरा मन ही जानता है कि आपकी पत्नी इस वक्त फोन क्यों नहीं उठा रही। मैं बच्चों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है कि वो गेम वेम खेलने में बिजी हो, मगर आपकी पत्नी फोन क्यों नहीं उठा रही है ये मैं आपको बता सकता हूँ। रोहित ने जब ये सुना तो उसने इंस्पेक्टर की तरफ घूर कर देखा। इंस्पेक्टर इस वक्त दांत निकाले कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। रोहित ने इंस्पेक्टर गेरीवाल की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम बताओ अनिका आखिर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं भी तो सुनूं कि आखिर तुम्हारा क्या कहना है। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जैसे ही ये सुना उसने तपाक से कहा, सीधी सी बात है साहब, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अनिका मैडम को किसी के साथ लकड़ी बाजार में कुसुम के घर के पास देखा। अब वहाँ से आपका होटल काफी दूरी पर है तो वहाँ पहुँचने में तो मैडम को वक्त लगेगा ही, चाहे आदमी कितनी ही स्पीड से गाड़ी चलाए। और तो और इस रास्ते में काफी भीड़ भाड़ रहती है तो वो लोग आराम से ही जा रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि आप अगर पूछ लेंगे अपनी पत्नी से कि वो कहाँ है तो फिर आपकी पत्नी क्या जवाब देगी। इस कारण से हो सकता है कि मैडम फोन नहीं उठा रही होंगी। मुझे तो यही लगता है, बाकी असल बात क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल चुप हो गए। इंस्पेक्टर की बात सुनकर रोहित पूरी तरह से सेटिस्फाइड तो नहीं था, मगर उसे भी यही लग रहा था कि इंस्पेक्टर कहीं ना कहीं बात तो सही कह रहा है। मगर वो इस बात से हैरान था कि अनिका आखिर लकड़ी बाजार क्यों गई थी और किसके साथ गई थी।
मगर तभी रोहित के दिमाग में अचानक से उस शख्स का ख्याल आया जिसको रोहित ने आज दिन में ही अनिका के साथ देखा था। बीच बाजार में अनिका किसी शख्स के साथ चल रही थी। हालांकि वो विकी था, मगर रोहित ये नहीं जानता था और ना ही उसने उस वक्त विकी का चेहरा देखा था। रोहित को बार बार वही दृश्य अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। उस दृश्य को याद करते ही रोहित की रूह कांप जाती थी, उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगता था। और इस वक्त भी यही हाल रोहित के साथ हो रहा था, उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। इस वक्त आसपास का माहौल काफी ठंड से भरा था, ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब देखा कि रोहित के माथे से पसीना बह रहा है तो उसने तपाक से कहा, अरे साहब, इतनी ठंड में भी आपको गर्मी लग रही है, गजब है ये तो। खैर, हमें यहीं पर रुकना है या फिर मैं आपको कहीं छोड़ दूं? बताइए, कहाँ जाना है आपको? रोहित ने जब ये सुना तो उसने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, देखो इंस्पेक्टर, इस वक्त मुझे कुछ सोचना है, कुछ समझना है, इसीलिए मैं थोड़ी शांति चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, बाकी मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। अगर मुझे यहाँ से जाना भी होगा तो मैं यहाँ से टैक्सी या कुछ भी करके चला जाऊंगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने आसपास देखा। आसपास का इलाका काफी सुनसान लग रहा था। ऊपर से सड़क पर दूर दूर तक ना कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी। स्ट्रीट लाइट में भी हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, जिस कारण से वो सड़क सुनसान और अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने रोहित की तरफ देखकर कहा, देखिए साहब, मैंने आपका नमक खाया है और आपने मुझे इतने पैसे दिए हैं कि थोड़ी बहुत चिंता तो मैं आपकी कर ही सकता हूँ। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो भी परेशानी है आप कहीं और जाकर सुलझा लीजिएगा। मैं आपको यहाँ से कहीं और छोड़ देता हूँ, उसके बाद फिर आप चले जाइएगा। देखिए, जिद मत कीजिए, मेरी बात मान लीजिए। रोहित ने जब इंस्पेक्टर की बात सुनी तो उसने इस वक्त उसका विरोध करना सही नहीं समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर गिरीवाल बात ठीक ही कर रहे थे। ऊपर से रोहित ने आसपास जब देखा तो उसे भी वो जगह सुनसान मालूम पड़ी और रोहित के पास इस वक्त इन सब बातों के लिए वक्त नहीं था। वो जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था। ऊपर से रोहित के दिमाग में इस वक्त ये भी चल रहा था कि वो इस वक्त पैराडाइज होटल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अनिका से पहले होटल पहुंच जाए और अनिका जब घर आए तो फिर रोहित को देख वो घबरा जाए। वरना रोहित आसानी से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल जाकर अनिका को रंगे हाथों पकड़ सकता था और वो कारण जान सकता था कि आखिर अनिका कहाँ गई थी। मगर रोहित मन ही मन ये फैसला कर चुका था कि वो तब तक अनिका को कुछ नहीं कहेगा जब तक अनिका सामने से उसे सब कुछ नहीं बताएगी। रोहित के मन में इस वक्त यही चल रहा था कि पिछली रात जिस तरह से अनिका बेहोश हो गई थी, उसके दिमाग पर जिस तरह से प्रेशर पड़ा था, अगर उसने आज अनिका से किसी भी तरह का सवाल पूछ लिया या फिर कहीं रोहित के कारण अनिका के दिमाग पर किसी भी तरह का प्रेशर पड़ गया तो फिर अनिका की सेहत के लिए ये ठीक नहीं था और रोहित ये हरगिज नहीं चाहता था। रोहित इस वक्त बेहद ही ज्यादा लाचार और मजबूर महसूस कर रहा था। वो अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देख रहा था, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो बस मन ही मन प्रार्थना कर रहा था और इस चीज का इंतजार कर रहा था कि कब अनिका सामने से ही उसे सब कुछ बताए। और तो और रोहित इस वक्त यही चाह रहा था कि कैसे भी करके अनिका की याददाश्त वापस लौट आए। लेकिन अनिका का बर्ताव जिस तरह से हो गया था, रोहित को ये अब मुश्किल ही लगने लगा था। रोहित को शुरू में लगा था कि मनाली आने के बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अनिका और रोहित के बीच जो दूरियां हैं नजदीकियों में बदल जाएंगी। मगर मनाली आने के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि ना चाहते हुए भी अनिका और रोहित एक दूसरे से जुदा हो गए। वो साथ रहते थे मगर अलग थे। तभी रोहित के दिमाग में एक बात आई। उसने इंस्पेक्टर गिरीवाल से पूछा, वैसे तुम इस वक्त लकड़ी बाजार क्यों गए थे और क्या तुम अकेले गए थे? ये सुनते ही इंस्पेक्टर हैरान रह गया।